नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपाहिज बाबूजी को छोटी बहू के घर का काम करते देख बड़ा बेटा और बेटी हुए हैरान। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बड़े भैया भाभी के साथ बाबूजी से मिलने अपने छोटे भाई विजय के घर गई। काव्या अपने बाबूजी को लहसुन छीलते हुए देख अपनी छोटी भाभी नंदिनी को खरी खोटी सुनाने लगी। बंद करो अपना ये नाटक भाभी। अगर आपको बाबूजी की फिक्र होती तो आज बाबूजी यहाँ बैठकर लहसुन नहीं छील रहे होते। ननद काव्या के आरोपों से नंदिनी का दिल छलनी हो गया। वो कभी बाबूजी की मदद नहीं लेती, पर बाबूजी ही जिद्दी थे, उसके हाथ से काम छीन लेते थे। जेठानी उमा कौन सा पीछे रहने वाली थी, फौरन गरम कोयले पर रोटी सेकने लगी। मम्मी जी के सामने बाबूजी के कितने ठाठ थे। एक गिलास तक इधर से उधर नहीं करते थे बाबूजी। पूरा कस्बा बाबूजी के रोब से कांपता था। 2-3 दिन से बाबूजी की जो दीन अवस्था देख रही हूँ, कलेजा मुँह को आ रहा है मेरा। उमा रोने का नाटक करने में माहिर थी। जेठ जी राघव भी तब तक नहाकर बाहर आ गए थे। फौरन बाबूजी की व्हील चेयर पकड़ ली। अब मैं बाबूजी को यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। आप आज ही हमारे साथ घर वापस चल रहे हो। अभी आप बेघर नहीं हो जो यहाँ इतने जुल्म सह रहे हो। अब तक विजय भी उठ चुका था। संडे के दिन घर में इतना हंगामा सुनकर वो भी हैरान था। एकाएक बाबूजी हंसने लगे। इतना हंसे कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फिर हंसी थमने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। नंदिनी को कह रहे हो कि नाटक बंद करो, जबकि इस कमरे में सबसे बड़े नाटककार तुम तीनों हो। काव्या, तूने पिछले महीने बेटे की सगाई कर ली, पर हम लोगों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। पता चलने पर जब मैंने तुझे आड़े हाथों लिया तो तूने बहाना भी क्या बनाया मेरे अपाहिज हो जाने का। तू खबर करती फिर विजय और नंदिनी आते या नहीं आ पाते, पर तेरी आंखों पर तो राघव के पैसों की पट्टी बंधी है। तू भी ये भूल गई कि राघव जिस व्यापार और धन दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है, वो सब तो मेरा बनाया हुआ ही। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। 5 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। शांताजी और मेरे पैर दोनों भेंट चढ़ जाने के बाद राघव कभी शहरी सुविधा के नाम पर तो कभी अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर तुम मुझे आज तक लेने नहीं आ पाए। ऐसी कौन सी मेडिकल हेल्प है जो आज अपने कस्बे के अस्पतालों में मौजूद नहीं है, पर तुमने तो मेरी मर्जी तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं रहना कहाँ चाहता हूँ। फिर साथ रखना तो दूर की बात रही, तुमने मेरे इलाज का खर्चा तक भेजना बंद कर दिया 2-3 महीने में, ये जानते हुए भी कि विजय की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। काव्या यह सच जानकर हैरान रह गई। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? कल रात को ही तो राघव भैया कह रहे थे कि इतना पैसा भेजता हूँ हर महीने बाबूजी की सुख सुविधा के खातिर, मगर दोनों सारा पैसा दबाकर बाबूजी को इतने दुख दे रहे हैं। अब अगले झांकने की बारी राघव की थी। उमा के भी आंसू सूख गए थे और वो बाबूजी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बाबूजी ने असली पत्ते तो अब खोले। ये तो आज भी यहाँ मेरी चाल में फंसकर आए हैं। मेरे लाख बुलाने के बावजूद जब राघव शहर आने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने इसके प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रमन को फ़ोन करके दुकान बेचने का जिक्र चलाया, और जैसा मैंने सोचा था, जिक्र सुनते ही राघव और उमा को मुझ बुढ़े की फिक्र हो गई और काव्या को साथ में लेकर ये फौरन मुझे वापस ले जाने को चले आए। काव्या अपने बड़े भैया भाभी के असली चेहरे देखकर हैरान थी। बाबूजी आज चुप रहने को तैयार नहीं थे। मेरी महंगी फिजियोथेरेपी और दवाइयों के खर्चे पूरे करने को नंदिनी ने सब काम वाले हटा दिए।
सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन देने लगी और परख की स्कूल बस छुड़ाकर उसे खुद स्कूटी से छोड़ने जाना शुरू कर दिया। अगर इस सारी भागम भाग के बीच में उसकी थोड़ी बहुत भी मदद कर देता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। काव्या की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बाबूजी ने कस्बे में अपने बनाए मकान, दुकान और प्रतिष्ठा का उचित मूल्य लगाकर राघव से विजय को बराबर का हिस्सा देने को कहा। काव्या ने स्वयं कुछ लेने से इनकार कर दिया। उमा को सास के गहने भी बराबर बांटने पड़े। बाबूजी ने राघव की नीयत जानकर सब कुछ अपने जीते जी ही कर दिया। विजय और नंदिनी पूरे समय बाबूजी को आत्मीय बल देते रहे।